नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत आज आपसे बात करूंगा। चीन से चले कोरोना की को मजहबी जामा पहनाने के लिए तबलीगी जमात के जमातियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले देश भर में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खत्म कराने और एनआरसी के विरोध के लिए आंदोलन चल रहा था उसे खत्म करवाने के लिए पूर्वी दिल्ली में दंगा कराने वाले डॉक्टर कफील खान को फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले वही लोग हैं जो अब तुर्की में फिल्म की शूटिंग के लिए गए आमिर खान की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाने वाले जिन लोगों ने 15 जून को गलवान घाटी में जब हमारे बहादुर निहत्थे जवानों को चीन के सैनिकों ने पीट पीट कर 20 जवानों की हत्या कर दी थी और 76 जवानों को घायल कर दिया था, तब जो बोल रहे थे हम वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है, ऐसा बोलने वाले लोग। तो मैं आपको 15 जून के बाद की घटनाक्रम दिखाना चाहता हूं कि तुर्की में शूटिंग के लिए गए हुए आमिर खान की राष्ट्र के प्रति निष्ठा के लिए क्या सवाल आपने देखा होगा। संघ परिवार का 5 जन्य में एक बड़ा लेख छपा, जिस लेख में आमिर खान की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाया गया और निष्ठावान जिस शख्स ने भारत की नागरिकता को ठोकर मार करके कनाडा की नागरिकता ले है अक्षय कुमार, उसको उसकी निष्ठा को भारत के प्रति सबसे प्रगाढ़ बताया गया है। कंगना रनौत जो हमारे देश में आरक्षण विरोधी है, उसकी देश के प्रति निष्ठा को बड़ा बताया गया है, मजबूत बताया गया है। और कहा गया है दूसरा सवाल कि चीन में एक तुर्की, जिस तुर्की ने पाकिस्तान के साथ जिहाद करने का बीड़ा उठा रखा है भारत का, उस तुर्की में जाकर क्यों डेरा डाला, वहां की प्रथम महिला के साथ क्यों संवाद कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि चीन के अंदर क्या कारण है कि आमिर खान की फिल्मों के दर्शक ज्यादा आते हैं। ये दो बड़े सवाल, दो बड़े आरोप लगाए गए हैं आमिर खान पर। आमिर खान पर आरोप लगाने वालों से अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ दिखाना चाहता हूं, इसके लिए बहुत जरूरी है। 15 जून को हमारे जवानों की, बहादुर जवानों की पीट पीट कर हत्या हो जाती है, 76 जवान घायल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, एक शब्द नहीं बोलते, 16 तारीख को मुंह नहीं खोलते। 17 जून का मैं जिक्र करूंगा, AIIB बैंक 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण पास करता है, लोन देता है भारत की सरकार को, यह आपको याद रखना होगा। और ठीक अगले सेम डे भारत BCCI, जिसमें प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे पूर्व हिमाचल प्रदेश के, उनके बेटे अरुण धूमल और अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह उसमें सचिव हैं, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव हैं, और सौरभ गांगुली उसके अध्यक्ष हैं। क्या बोला गया कि BCCI ने कहा कि चीन की कंपनी से देश को फायदा है, वीवो से खत्म नहीं करेंगे करार। ये दूसरा एक तत्काल 18 तारीख का समाचार दैनिक अखबारों को मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या कहा गया, BCCI को रेवेन्यू की फिक्र देश की नहीं, देश के जवानों की कुर्बानी की नहीं, देश की सीमा की नहीं, रेवेन्यू की फिक्र 440 करोड़ रुपए के लिए वीवो के साथ में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ नहीं, RSS नहीं आमिर खान की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाया, तो आपको रखना पड़ेगा। 15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है, 17 जून को AIIB बैंक से भारत सरकार लोन लेती है, 18 जून को BCCI कहता है कि हम किसी भी कीमत पर वीवो को नहीं हटाएंगे, हमारा रेवेन्यू आता है। 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होती है कि जो हमला किया गया था, 15 जून को हमारे जवानों की हत्या कर दी गई थी पीट पीट करके और 76 जवानों को घायल किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश और ऑल पार्टी मीटिंग के पास के लिए क्या कहा, वो आप सुनिए। कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अगला है, देखिए,
25 जुलाई का बीबो के एड में अब आमिर खान नहीं दिखेंगे। 25 जुलाई का 25 जुलाई को बीसीसीआई ने बीबो को अलग नहीं किया था और 25 जुलाई तक आमिर खान की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया गया था। फिर चीन के अतिक्रमण की बात, चीन ने जो अतिक्रमण किया उसके कबूल वाला दस्तावेज मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर थे। जैसे रक्षा मंत्रालय ने कबूल कर दिया, प्रधानमंत्री बोले हमारी जमीन में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी का पोस्ट नहीं है, और रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया और फिर वेबसाइट से वो पेपर गायब हो गए। चीन ने गलवान घाटी में जो 76 जवान घायल हो गए थे उनमें से एक जवान बिशन सिंह का 60 दिन के संघर्ष के बाद उनका शहादत हो जाती है। और अगले पड़ाव में आप देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में राष्ट्रपति जो जिनपिंग हैं, चीन के राष्ट्रपति, उनको झूला झुलाते हैं भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के साबरमती आश्रम में। और 2015 में ये देखिए आप, मोदी जी चीन के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खींचते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सेल्फी में माना गया, ये सेल्फी खींच रहे हैं। और आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री जो चीन में हैं, वो बोल रहे हैं वहां पर, भारतीय राजदूत चीन के साथ कह रहे हैं कि साहब हमारा देवसंग वाई जंक्शन, गलवान घाटी, गोगरा कोकला, हॉट स्प्रिंग और दौलत बेग ओल्ड पेंगांग झील में जहां कब्जा करके बैठी है चीन की सेना, उसे खाली करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, कोई हमारी जमीन में नहीं घुस आया है। और फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि 5 मई को हमारे देश की सीमा पर चीन ने कब्जा किया, 15 जून को हमारे जवानों की हत्या कर दी, घायल कर दिया। जिस दिन कब्जा किया था 5 जून को, उसके 113 दिन बाद हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत पहली बार मुंह खोलते हैं, पहली बार चीन को लेकर कुछ बोलते हैं। 113 दिन लग गए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सीडीएस नहीं था, हमने सीडीएस लाए। सीडीएस नहीं लाए, एक गूंगा बहरा बना दिया आर्मी को, आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल सकता। 113 दिन बाद आर्मी के चीफ के बोल निकले और तब कहा कि चीन हमारी सीमा को खाली कर दे, नहीं तो हम युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सामने, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश का तुर्की में संजय कुमार पांडा, वहां पर आज भी हमारे देश का राजदूत है। इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक संबंध कायम है। अब जब हमारे राजनीतिक संबंध कायम है, हमारे व्यापारिक संबंध कायम है, तो फिर आमिर खान के जाने पर सवाल खड़ा। आमिर खान ने एक बड़ा अपराध किया, ऐसा संघ बोलता है, आरएसएस कहता है, क्योंकि तुर्की ने फरवरी 2020 में पाकिस्तान की संयुक्त संसद को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर लद्दाख से हटाना अपराध है। इसलिए तुर्की क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का विरोध कर रहा है, भारत के पाकिस्तान के संघर्ष में भारत का खिलाफत कर रहा है, इसलिए तुर्की दुश्मन है, दुश्मन देश में जाना ठीक नहीं है। और दूसरा बड़ा सवाल उठाया, वो सवाल ये उठाया गया कि क्या कारण है कि बीबो के विज्ञापन में आमिर खान रहते हैं, तो आमिर खान बीबो के विज्ञापन से भी अब नहीं दिखेंगे, ये तय हो गया पहले से ही। बीसीसीआई ने अगस्त 2020 माने 5 अगस्त को बीसीसीआई की हिम्मत पड़ी ये बोलने की कि हम बीबो को बाहर कर रहे हैं, जबकि 25 जुलाई को अखबार और टेलीविजन में आ चुका था कि आमिर खान उससे बाहर हो चुके हैं। और तीसरा बड़ा आरोप लगा कि आमिर खान की पिक्चर ज्यादा क्यों देखते हैं चीन के अंदर, ये शंका है। इसीलिए भारत के उस निष्ठा पर सवाल उठाया गया कि आप में नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीयता पर, आपके राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल इसलिए उठाया जाता है
क्योंकि आमिर खान की 2001 में लगान वहां रिलीज हुई थी, बहुत हिट हुई है। 2011 में 3 इडियट और 2014 में पीके और 2017 में दंगल। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन में थे तो फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तय हुआ कि चीन और भारत 3 फिल्में बनाएगा, जिनमें कुफुंग के वहां पर एक जैकी चैन चीनी कलाकार और आमिर खान दोनों संयुक्त रूप में एक फिल्म में हीरो के रूप में होंगे। अब आप खुद सोचिए कि आमिर खान बीबो से हट गया, आमिर खान 15 जून के बाद कभी चीन नहीं गए, आमिर खान वहां पर है क्या कहते हैं अपना तुर्की में फिल्म की शूटिंग के लिए उनके राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया जा रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी हमारे क्या, चीन के पहले दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 15 जून को हमारे जवानों की 5 मई को कब्जा होता है जमीन पर, 15 जून को हमारे जवानों की पीट पीट करके हत्या कर दी जाए, 76 जवान घायल कर दिए गए, 16 जून को प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते, 17 जून को AIIB बैंक से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन ले लेते हैं चीन से, 18 को BCCI कहता है कि हम किसी भी कीमत पर बीबो को अलग नहीं करेंगे, 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है। अब पाकिस्तान के विषय में आपको बताता हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं संघ परिवार की सरकार का। संघ परिवार की सरकार में मई 1999 में जो कारगिल हुआ था, हमारे 527 जवानों की शहादत हुई। तब भी अटल जी वहां गए थे पाकिस्तान, अटल जी पाकिस्तान गए थे, दहेज में कारगिल लेकर आए। दिसंबर 1999 में काठमांडू से हमारा इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज भारत आ रहा था उसका अपहरण करके पाकिस्तानी कंधार ले गए और हमारे भारत की जेल में बंद आतंकवादी मसूद अजहर और उसके 2 और खास साथियों को रिहा करके भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की सरकार कंधार लेकर गए, कंधार से उसको पाकिस्तान पहुंचाया और फिर पाकिस्तान पहुंच करके मसूद अजहर ने 13 दिसंबर को हमारी संसद पर हमला करवाया। 1999 में कारगिल कराने वाला, 1999 में जहाज का अपहरण करने वाले, 1999 में हमारे भारत के जेल से बंद आतंकवादियों को छुड़ाने वाले, 13 दिसंबर को हमारे संसद पर हमला करने वाले पाकिस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं नरेंद्र मोदी। 25 दिसंबर 2015 को हमारे देश को नहीं बताया, कोई किसी की सूचना नहीं दी, चुपके से चोरी वहां गए, चुपके से जाकर के पाकिस्तान पहुंचते हैं और फिर 2 जनवरी को पठानकोट पर हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है जिसमें हमारे 7 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हो गई, 37 अन्य लोग घायल हो गए थे। फिर 18 सितंबर को उरी पर हमला होता है और हमारे 16 जवान शहीद हो जाते हैं, जहां 4 आतंकवादी भी मारे गए थे। अब हम ये कहना चाह रहे हैं 14 फरवरी को पुलवामा में जहां हमारे CRPF के 40 जवानों की हत्या हो जाती है और पुलवामा के विषय में NIA ने रिपोर्ट सबमिट की है। पुलवामा की रिपोर्ट NIA ने सबमिट कर दी, कहा कि जिन लोगों ने आतंकवादी वारदात को पूरा किया, जिन्होंने आतंकवादी वारदात करने वाले की मदद की, जिन्होंने उसको पाकिस्तान से पैसा दिया, जो उसको पीछे से मसूद अजहर, हर मामले में मसूद अजहर है, चाहे पठानकोट का मामला हो, उरी का मामला हो, पुलवामा का मामला हो, संसद का मामला हो, और संघ का तालमेल है, संघ ने ही उसको यहां से वहां पहुंचाया, संघ परिवार ने। लेकिन एक बड़ी रोचक, मैं आपके माध्यम से आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं, जितना मेरा समझ और अनुभव है, NIA ये सब तो तय कर रहा है, लेकिन NIA से आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मेरे बहुत बड़ी वेदना है, हमारे देश की खुफिया एजेंसी ने पूरी जानकारी दी थी, पुख्ता जानकारी दी थी कि विस्फोट भरी गाड़ी से हमारे देश के CRP के जवानों पर हमला कर दिया जाएगा। तो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को किस अधिकारी ने खारिज किया और किस राजनेता और मंत्री ने खारिज किया, मैं आग्रह करता हूं NIA के लोगों से, तुम्हें कसम है उन 40 बहादुर जवानों की शहादत की, उन देशद्रोहियों के नाम उजागर करो, उनके खिलाफ भी उनके नाम जनता के बीच में लाओ जिन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, CRPF के आला अधिकारियों ने कहा कि जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध कराया जाए। तो हवाई जहाज उपलब्ध न कराने के लिए
केंद्र और राज्य सरकार में वह कौन कौन देशद्रोही थे जिन्होंने सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की अपील को खारिज कर दिया जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब वो पूरा असुरक्षित रास्ता था, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, तो एक साथ 3700 जवानों को सड़क पर चलाने का फैसला किसने लिया, उसके प्रति एनआईए का क्या फैसला है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री बनने के पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर के आज तक एक ही दिन वनवास हुआ नरेंद्र मोदी को, और वो दिन था जिस दिन पुलवामा में हमारे बहादुर जवानों की हत्या कर दी गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एनआईए के लोग जनता को बताएं कि प्रधानमंत्री का उसी दिन का वनवास का कार्यक्रम किसने रखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक एनआईए इन रिपोर्टों को नहीं शामिल करता है तो मैं और देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं किसी भी कीमत पर अक्षम में। और इसके अलावा सीआरपी के जवानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया, क्योंकि मोदी सरकार ने जो इन बीमे की रकम वहां जमा करनी थी उसमें हेरा फेरी की है। यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2019 में धारा 370 को हटाने का विरोध भी पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान ने क्या क्या काम किया? पाकिस्तान ने कारगिल किया, पाकिस्तान ने जहाज का अपहरण करवाया, हमारे जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाया, उसके बाद उसने क्या कहते हैं हमारे देश में ये पठानकोट और उरी पर हमला करवाया, पुलवामा पर हमला कराया। फिर धारा 370 हटाने का जो विरोध है वो विरोध कराया। और यही नहीं, इस 4 अगस्त 2020 को तो उसने जो नक्शा बनाया पाकिस्तान का, उसमें हमारे देश का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात का जूनागढ़ और सरक्रिक को भी अपने शामिल कर दिया। तो ऐसे पाकिस्तान में हमारे देश के देश के सुरक्षा सलाहकार का बेटा सौरभ डोभाल, वो पाकिस्तान के सैयद अली अब्बास के साथ मिलकर धंधा करता है। और यही नहीं, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर धंधा करता है हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा शौर्य डोभाल। और शौर्य डोभाल का इंडिया फाउंडेशन है जिसमें हमारे देश की निर्मला सीतारमण भी और केंद्रीय मंत्री उनके साथ मिले हुए हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ में शौर्य डोभाल का धंधा, और शौर्य डोभाल के संगठन के साथ नरेंद्र मोदी संघ परिवार की सरकार का। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि जिसने हमारे जहाज का अपहरण कराया हो, जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाया हो, हमारे देश की संसद पर हमला करवाया हो, हमारे एयरबेस पर हमला कराया हो, हमारे थल सेना पर हमला कराया हो, समय समय पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिलाया हो, हमारे देश के जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक और जूनागढ़ से गुजरात का जूनागढ़ से लेकर के सरक्रिक तक अपने देश का हिस्सा बता दिया हो, उस देश के साथ में शौर्य डोभाल जो धंधा कर रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आमिर खान की फिल्म चीन में ज्यादा चलती है, वीवो का विज्ञापन से अपने को अलग कर चुका है और तुर्की में फिल्म की शूटिंग कर रहा है, इसलिए देशद्रोही है। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को जवानों की शहादत के बाद, 76 जवानों के घायल होने के बाद भारत के 5 जगह कब्जा है चीन का, उसको अपनी नहीं चीन की बता चुका है, वो देशभक्त है। हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तान के साथ धंधा करता है, जो हमारी संसद पर हमला कराता, आतंकवादियों को छुड़ाता। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, हमारे थल सेना और वायु सेना पर हमला कराता है। और अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में 59 ऐप बंद कर दिए गए थे, और जो 59 ऐप बंद कर दिए गए थे उसमें टिकटॉक जो ऐप है उसको हमारे देशभक्त मुकेश अंबानी खरीद रहा है। हम अगर चीन से कोई लड़ी खरीदें तो हम देशद्रोही, आमिर खान की कोई फिल्म देख ले तो आमिर खान देशद्रोही, आमिर खान को कोई चीन में अगर उसको फैन है तो वो देशद्रोही। और जो धंधा कर रहा है, टिकटॉक खरीद रहा है, वो देशभक्त। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसके अलावा अदानी कंपनी जो धंधा कर रही है चीन के साथ, देखो चीन की सरकार के साथ अदानी कंपनी का तालमेल, अदानी कंपनी को भारत बेचने का नरेंद्र मोदी की संघ परिवार की सरकार का खेल।
अदानी की कंपनी का चीनी के साथ तालमेल को एडवोकेट सुप्रिया पंडित हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है इस बात को लेकर के। अब आप समझ लीजिएगा, समझना पड़ेगा आपको। डॉक्टर कफील खान को फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए दंगा कराने वाले, आमिर खान की राष्ट्रीयता पर सवाल खड़े कराने वाले, और जो कोरोना चला था चीन से उसको भारत में मजहबी जामा पहनाने वाले, और बीएसएनएल एमटीएनएल के 88,000 कर्मचारियों को देशद्रोही बताने वाले, इनका एक है पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े। मैं बीएसएनएल एमटीएनएल के तमाम 88,000 कर्मचारियों से आग्रह करता हूं, आप सब लोग मिलकर इस देश के गद्दारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं मानहानि का। मैं आपके साथ हूं। 88,000 कर्मचारियों के परिवार के लोग कितना दुख और शर्मसार महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें देश का गद्दार बताया गया है। और किसको? पहले जेएनयू के छात्रों को, जिन पत्रकारों ने इनके पक्ष में नहीं बोला और सरकार के पक्ष में बोला, खिलाफ बोला है, सरकार से सवाल किए, उनको, उन पत्रकारों को भी देशद्रोही बताया गया। हमारा एक बिल्कुल एशिया में बड़ ताकतवर देश है जापान, वहां के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, उन्हें स्वास्थ्य की कमी है। काश हमारे देश के अंदर संघ परिवार की तरफ से बैठा हुआ तोता, जिसने कहा था कि भारत में कोरोना नहीं आएगा, अगर कोरोना आया तो फिर बोला कि 18-21 दिन में कोरोना चला जाएगा। कोरोना की आड़ में जिस इंसान ने आज हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हमारे देश के उद्योगों को, हमारे देश के व्यापारियों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के रेडी पटरी साप्ताहिक बाजार वालों को, हमारे देश के रेलवे जो स्टेशनों पर करीब करीब हिसाब लगाया मैंने आपको 9,000 रेलवे स्टेशनों पर, मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं एक का, ताकि आपको समझ आ जाए भारत में क्या तबाही मच रही होगी। 13,000 से ज्यादा रेल रोजाना सफर करती है, और हमारे देश के 9,000 रेलवे स्टेशनों में 2,500 बड़े रेलवे स्टेशन जहां 80-80 स्टॉल हैं, और वहां पर एक एक स्टॉल में रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक 6-6 लोग काम करते हैं, और छोटे जो स्टेशन हैं करीब 6500, वहां 10-10 लोग। 15,90,000 जो स्टॉल चलाने वाले परिवार जो रेलवे स्टेशनों पर कारोबार करके पलते थे, उनके बच्चे भूखे मरने लग गए। जो उनको सामान सप्लाई करते थे, जो उनको पानी से लेकर तमाम चीजें जो आप रेलवे स्टेशनों पर देखते होंगे, उन सामान के आपूर्ति करने वाले भूखे मरने लग गए। जो उसका उत्पादन करते थे वो उद्योग व्यापार चौपट होने लग गए हैं। जो रिक्शा वाले, जो तिपैया वाले, जो टैक्सी वाले, जो तांगा वाले, तो 2,30,00,000 लोगों को स्टेशनों तक पहुंचाने, स्टेशनों तक घर लाने का काम करते थे, वो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो अब आपको समझना चाहिए। और हमारे देश में जो कहता ना कि एक देश एक टैक्स, 3 साल हो गए। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि भाई, और मैं कहता हूं, मैं सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट पर भी क्या यकीन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की दशा भी बहुत विचित्र है। सुप्रीम कोर्ट कभी क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी वही जो कहता है जो सरकार कहती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, इस मूर्ख आदमी ने, इस पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी ने, इस जाहिल आदमी ने क्या कहा, हमारे देश के लॉकडाउन के बाद क्या खोज निकली, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। तो मूर्ख, इसके लिए देश बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, 15 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ चुके हैं छोटे उद्योग, और जो 15 लाख करोड़ रुपए से मतलब उससे बाहर आने की स्थिति कैसी होगी। हमारे देश की रेडी पटरी खोमचा से लेकर, जो मैंने कहा रेलवे स्टेशनों पर जो स्टॉल है उनसे लेकर के, और आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, मैंने तो 20 साल का आंकलन लगाया था, लेकिन हमारे देश के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आंकलन लगाया 70 साल से भी गर्त में हमारा देश पहुंच चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात, भारत की सरकार ने खुद माना है कि 10 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरी जा चुकी है। जो मैंने 15,90,000 रेलवे स्टेशन पर जो दुकानें आप देखते होंगे, उनमें जो परिवार पलते थे वो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके। रेल का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है भारतीय रेलवे। और अब स्थिति यह समझ लीजिएगा कि हमारा देश कंगाल हो गया, देशवासी कंगाल, देश का व्यापार उद्योग, देश के
होटल इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, चौपट हो गया है। लेकिन जिला मुख्यालय में भाजपा के मकान बन रहे, बड़ी 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 हवेलियां, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं, जिला मुख्यालय बन रहे हैं इनके प्रत्येक जिले में। और आपने देखा होगा वर्चुअल रैली के लिए भी इनके पास एलईडी की बड़ी कतार है। काश जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दिया। काश हमारे देश की जनता उठ खड़ी हो। ये झूठ बोलने की मशीन, इस आदमी ने 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात झूठी निकली, 15-15 लाख देने की बात झूठी निकली, 21 दिन में कोरोना हराने की बात झूठी निकली। गलवान घाटी पर चीन का कब्जा नहीं है 5 जगह, तो सीडीएस भी बोल गया। सीडीएस के बोलने के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है, सीडीएस भी बोल के कि झूठा है। गलवान घाटी के विषय में झूठ बोला। हमारे देश में 5 ट्रिलियन का ये धन इकट्ठा करने वाला है, उसको लेकर के झूठ बोला। हमारे देश में मैं लाल आंख दिखाऊंगा चीन को, ये झूठ बोला। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के झूठ बोला। मैं सबका साथ और सबका विकास की बात झूठ बोला। देश में विकास सिर्फ अदानी और अंबानी का हो रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश और आग्रह करता हूं, आपसे मेरा अनुरोध है, फिर एक बार कह रहा हूं कि इस देश में, हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाने वाले, देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने की एनआरसी लाने वाले, हमारे देश के डॉक्टर कफील खान को फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले, आमिर खान की देश के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाने वाले, तबलीगी जमात को, कोरोना को तबलीगी जमात पर फर्जी मुकदमा बना करके कोरोना की जात मजहबी बताने वाले वही देश के गद्दार है, जिन्होंने जवानों की शहादत के बाद बोला हमारे देश में कोई नहीं घुसा, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं, किसी का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आमिर खान की भूमिका बताए कि क्या देशद्रोह की भूमिका लगती है तुर्की जाने से, और ये देशभक्ति का मामला है शौर्य डोभाल का, जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तानी के साथ धंधा कर रहा है, और हमारे देश के मुकेश अंबानी और अदानी जो अभी धंधा कर रहे हैं चीन के साथ, और हमारे देश का प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आज तक तो बोला नहीं है, पता नहीं आज के बाद बोल पाएगा कि नहीं। भारत माता की जय बोलता है, मां के हिस्से पर कब्जा कर लिया चीन ने, मुंह नहीं खोलता, कहता किसी का कब्जा नहीं है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ में कि आप सब लोग जोरदार जिंदाबाद करते हुए आप सबको, कि अगर मेरी राय आपको अच्छी लगी होगी, मैं जो सवाल उठाया हूं इसको आप दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर करें। ये षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है, ये जो आमिर खान का मसला है वो क्यों आया। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में आमिर खान की राष्ट्रीयता पर, निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला संघ परिवार की, हमारे देश की पूरे केंद्र की सरकार, संघ परिवार के केंद्र में सरकार है, संघ परिवार की 12 राज्यों में सरकार है, और संघ परिवार की देश के 5 राज्यों में गठबंधन में सरकार है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, देश से लेकर के 17 राज्यों पर तुम्हारा राज है। मोहन भागवत, तुम अपने बाप की औलाद हो तो बदनाम मत करो आमिर खान को। आमिर खान पर जो मुकदमा बनता है वो मुकदमा दर्ज कराओ, अफवाहें मत फैलाओ, ये झूठ मत फैलाओ। ये झूठ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि बिहार में अगर ये सेना बोलेंगे तो बिहार के लोगों ने कह दिया कि जवानों को मरवाने वाले और जवानों को मरवा करके 3 गुना महंगी कीमत पर राफेल मंगाने वाले, और हमारे देश में कहा जा रहा है 3 बातें। अभी सीडीएस का मैं देख रहा, सीडीएस कह रहा है कोरोना के खिलाफ हम बढ़िया लड़ रहे हैं। अरे तुम्हारा कोरोना से क्या मतलब, तुम देश के तीनों सेना के प्रमुख हो, तुम सीधा जवाब देते, देश को बताते हम। अब एक नई बीमारी शुरू हो गई है। अब राजनाथ सिंह और सीडीएस और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम स्वदेशी हथियारों से जीतेंगे। मतलब अब आपको, हमको सबको पहले बोला गया कि राफेल आने दो, राफेल से हम चीन को भगा देंगे। राफेल 3 गुना महंगी कीमत पर लाया गया। मैं आपके सामने दावे से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बेईमानी के 2 मामलों को लेकर के, 126 राफेल का सौदा था, मात्र 36 राफेल का सौदा क्यों हो गया। हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें 1700 इंजीनियर और 3200 कर्मचारी, 4000 ज्यादा जहाज बना चुका हिंदुस्तान एचएएल को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका भी मिलना था। हमारे देश में एचएएल की तरक्की को रोकने के लिए जहाज बनाने वाली विदेशी कंपनियों से संघ परिवार ने सुपारी ली, और सुपारी लेकर के किसी तरीके से भी एचएएल को बाहर किया। और जो चीन का कर्जदार है, दुनिया का कर्जदार है, दिवालिया हो चुका अनिल अंबानी को उसका पार्टनर बना दिया, और सबको बताया कि उनका ऑफसेट पार्टनर बनाया, और क्या कहा एचएएल का पैसा नहीं है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जिन गद्दारों ने राफेल के मामले, गद्दार बोला, गद्दारों ने राफेल के मामले में सरकार का साथ देकर के देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उन्नति को रोका। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ साफ, जस्टिस लोया की हत्या का मामला, उस जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया और सुशांत ने राजपूत ने आत्महत्या की। आत्महत्या के बाद दाह संस्कार के दौरान उसके बहनोई, उसके बहन, उसके जीत पिता, सब लोगों ने बयान दिया आत्महत्या। और अब क्या करें, बुरी बात है, दुख है, अफसोस है कि सुशांत ने, अकेले सुशांत कुमार सिंह ने आत्महत्या नहीं की, हमारे देश के लाखों लाख किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन इसमें देखिए आपने तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, तो मैं उन एजेंसियों से आग्रह करता हूं, अगर तुम ईमानदार हो, तुम तोता नहीं हो, तो जरा राफेल घोटाले की और जस्टिस लोया की भी जांच करके देख लो भैया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि तब तड़ी पार पर आंच आने वाली है। और आखिरी बात मैं करके खत्म करना चाहता हूं, आप सब लोगों ने देखा होगा, पहले तबलीगी जमात के पीछे सीबीआई पुलिस लगाई गई कोरोना फैलाने के नाम पर। मैं उस पुलिस कर्मियों और उन सीबीआई कर्मियों से भी आग्रह करता हूं कि भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री कोरोना फैला रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार करो, उन पर मुकदमे दो। हमारे देश के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर से लेकर के येदियुरप्पा तक और शिवराज सिंह चौहान से लेकर के, और आपको बताना हो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में दुख की बात है कि 2 मंत्रियों की जान चली गई, दर्जन भर से ज्यादा कोरोना फैला रहे हैं। और बिहार में एक बड़ी फौज निकली है भाजपा की, तो भाजपा ही कोरोना फैलाए, तो इसे और दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देश को बर्बाद करने के बाद वित्त मंत्री कह रही हैं ये सब भगवान की देन है। ये भगवान की देन नहीं है। 30 जनवरी को हमारे देश के अंदर कोरोना आ गया था, 52 दिन तक सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगी रही, भारत को बचाने इसमें नहीं लगी। मैंने 3 बातें कही थी, आप सुन सकते हैं वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज पर जाकर के। मैंने दावा किया था कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकेगा। दूसरी बात मैंने कहा था कि देश में कोरोना से कम और भूख से ज्यादा लोग मरेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने ये कही थी कि पूरे संसार में हर वर्ष 1,70,00,000 लोग संक्रमण से मरते हैं। देखना रोचक होगा कि कोरोना से कितने मरते हैं, लेकिन कोरोना की क्रोनोलॉजी को भी आप समझिएगा। कोरोना देश के लिए बर्बादी का है, लेकिन संघ परिवार के लिए दुआएं और आबादी लेकर आया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।